नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज एक बड़ा सवाल लेकर साधना न्यूज आम जनता के पास पहुंच रहा है और सरकार से, व्यवस्था से और खासकर जो इस क्षेत्र में लगातार लगे हुए हैं उनके बीच में चर्चा करने के लिए, और इसमें सरकार को सुझाव भी देंगे। हमारे साथ बहुत सारे जो समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे और जो ये बताएंगे कि कैसे तीसरी लहर पर हम बच सकते हैं, तीसरी लहर के बारे में हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि पहली लहर, उसके बाद दूसरी लहर और दूसरी लहर से तीसरी लहर की जो बात चल रही है, इससे हमें सबक लेना पड़ेगा। अगर सबक नहीं लिया तो जितनी मौतें दूसरी लहर में हुई थी, इससे बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति हो सकती है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्या करें, कैसे करें और कैसे बचें इस महामारी से। क्योंकि सरकार की तो तैयारी है महामारी से, लेकिन आम जनता क्या कर रही है, आम जनता उसमें कितना योगदान दे रही है। आम जनता अगर सावधान रहेगी तभी इससे बचा जा सकता है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स ने इसमें बचने के लिए क्या बोला है, पहले हम उनको सुनेंगे। जी देखिए, तीसरी लहर की संभावना पूरे विश्व के परिदृश्य में को ध्यान में रखते हुए सब जगह का अनुभव हमें ये बताता है कि हमें तीसरी लहर की आशंका है। अब कितने परसेंटेज है, कितनी प्रबल संभावना है, इसको कह पाना, अंदाज लगाना पाना मुश्किल है। लेकिन तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमें ढिलाई तो बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। बच्चों के लिए अगर विशेष तौर पे देखें तो बहुत जगह चर्चा है, लेकिन मेरा मानना है कि खतरा तो सभी को है। जब तक हमारे पॉपुलेशन को, हमारे प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक हमको इस बीमारी से जान का खतरा बना रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता तो है, जितने भी लोग वैक्सीन उपलब्ध है सबको, तो वैक्सीन जरूर सब लोग लगवा लें। ये थे डॉक्टर के पटेरिया, नेशनल अस्पताल में ये एमडी मेडिसिन है और बहुत सारे लाखों लोगों का इलाज किया इन्होंने, और इनके अनुभव के आधार पर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वैक्सीनेशन तो जरूरी है, लेकिन बचाव के लिए और क्या क्या आवश्यकता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर हमारे पैनल में आज जो लोग जुड़े हैं, हम उनका आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक और चिराई अस्पताल, नेशनल अस्पताल, बंसल अस्पताल में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नेशनल अस्पताल में पिछली बार जब हमने आपको बताया था कि धरती के भगवान के रूप में, उसमें डॉक्टर विवेक राजौरिया जैसे लोग हैं जो 3-3 महीने घर नहीं गए अपने, लगातार डॉक्टर के रूप में लोगों का इलाज करते रहे मरीजों का। मैं डॉक्टर विवेक राजौरिया जी का स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नरसिंहपुर गाडरवारा से एमडी मेडिसिन है श्री डॉक्टर राजेश चौकसे जी। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं उनका स्वागत करता हूं। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रानी ठाकुर जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम डॉक्टर विवेक राजौरिया जी के पास आए, उसके पहले रानी ठाकुर जी से कि सरकार, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हम तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी आवश्यकता है, क्योंकि जनता की लापरवाही के कारण तीसरी लहर आई है। और अगर तीसरी लहर आती है, जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो क्या अपेक्षा करते हैं आप सरकार से? और धरती के भगवान तीनों हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, इनकी रात दिन की मेहनत के कारण। मैं आपको बताना चाहता था रानी जी, नेशनल अस्पताल में डॉक्टर विवेक राजौरिया जी हैं, आप पति पत्नी दोनों रात दिन लगे रहे, मतलब आपके पैरों में सूजन तक आ जाती थी, लगातार काम करते रहे। डॉक्टर हमारे साथ अभिजीत देशमुख जी हैं, इन्होंने बहुत काम किया, डॉक्टर राजेश चौकसे जी हैं, इन्होंने काम किया। लेकिन हमने जो दिखाया, विवेक राजौरिया जी का उदाहरण है कि डॉक्टर कितनी सेवा करते हैं रात दिन। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि कम से कम तीसरी लहर में आने से बचा जा सके? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो मैं सारे डॉक्टर, नर्स, इन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी जनता की ओर से, क्योंकि अगर हम खुद अगर उस जगह पे होते, ड्यूटी करते, क्योंकि लाइफ तो उनकी भी है, परिवार उनका भी है, लेकिन वो फिर भी इन सब से सेक्रीफाइस करके हम लोगों के लिए रात दिन एक होकर काम करते हैं। और कोरोना के लिए जो इतनी बड़ी महामारी जो फैली हुई है, इन सब में सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सरकार, इनकी एक अलग योजना, लेकिन हम लोगों की खुद की एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को हमें पालन करना चाहिए। जैसे सरकार आपके जो है लॉकडाउन लगा सकती है, लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन ओपन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से चले। आपको अपने परिवार से, अपने शरीर का, अपने फैमिली मेंबर का ध्यान आपको खुद करना है।
लॉकडाउन गवर्नमेंट एक इमरजेंसी के रूप में लगा रही है, क्योंकि हम लोग उसको सुनते नहीं हैं। जैसे अभी लॉकडाउन है, आप देखिए बहुत सारे, मैं क्योंकि इंश्योरेंस में हूँ, फील्ड में घूमती हूँ, मैं देखती हूँ कि लोग पानी पूरी खा रहे हैं। पानी पूरी खाने वाला एक चैनल माध्यम है, सोचिए कितने लोगों को हाथ से वो पानी निकाल के दे रहा है। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली में रिश्तेदारों में जा रहे हैं। गवर्नमेंट को शादी में जाने के लिए बाउंडेशन लगाना पड़ रहा। सोचिए हमारी मानसिकता कितना कमजोर है कि हम लोग गवर्नमेंट के नियमों को पालन करना पड़ रहा है। शादी ब्याह कभी भी हो सकती है, या शादी आपके रिलेटिव का हुआ तो आप अभी मत जाइए, उसके दूसरे रस्मों में आप जा सकते हैं। इन सारे कारणों के सोचिए गवर्नमेंट को हमें बाउंडेशन लगाना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कब तक? हॉस्पिटल कितना, बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर नहीं है, इतना हॉस्पिटल नहीं है। आपका ये डॉक्टर या हॉस्पिटल ये नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी बड़ी बीमारी आने वाली है, तो वो उसके लेवल में है, ओवर टाइम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी दायित्व है वो हमारा दायित्व सबसे ज़्यादा है। जैसे मैं देखती हूँ लॉकडाउन का जैसे अनाउंसमेंट होता है, किराने की दुकान पे ये लंबी लाइन है। आप ये नहीं कहेंगे कि समाज के पढ़े लिखे लोग उसमें नहीं है, उसमें पढ़े लिखे लोगों से लेकर निम्न वर्गीय के लोग भी हैं जो कि नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। डी मार्ट के सामने देखिए, रिलायंस फ्रेश के सामने देखिए, आपको वहाँ पे एक एम्प्लॉय है जो आपको बार बार बोलता है कि डिस्टेंस मेंटेन करिए, या आपके लिए बार बार प्रमोट किया जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, जबकि वैक्सीनेशन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं खुद वैक्सीनेशन ली हूँ और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, मुझे फीवर एक दिन भी नहीं आया। मैं भी लोगों को सोचती थी कि शायद आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ आपको पानी ज़्यादा पीना, जैसा मैंने एक दो डॉक्टर लोगों से बात किया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने उसको फॉलो किया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इस सारी चीज़ों को हमें खुद पालन करना। जैसे मैं एक बता रही हूँ कि सेकेंड लहर जब चालू हुआ था मार्च से पहले, हमारे यहाँ भोपाल उत्सव मेला लगा हुआ था सर। भोपाल उत्सव मेला में लोग जा रहे थे, स्टेटस पे खूब फोटो डाल रहे थे, जबकि कोरोना तो फैला हुआ था। उस वहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं कहने आई है कि आप मेला जाइए, वहाँ हमें ज़रूरत थी कि हमें मेला नहीं जाना है। फर्स्ट टाइम में लोगों ने बोला कि इम्यूनिटी पावर अच्छा हो, लोगों ने खूब काढ़ा पिया। इम्यूनिटी पावर एक दिन से नहीं बनती। इम्यूनिटी पावर कंटिन्यू आपको मॉर्निंग वॉक करना है, पॉजिटिव थिंकिंग लेना है, आपको डाइट प्लान को कंटिन्यू फॉलो करना है, तब आपके जाके इम्यूनिटी पावर बनेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने काढ़ा पी लिया और इम्यूनिटी पावर बन गई है। ऐसा तो अमेरिका हमसे ज़्यादा है कि जो काढ़ा परचेस कर सकता है और इम्यूनिटी बढ़ा सकता था, लेकिन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। कुछ गवर्नमेंट की भी लापरवाही है, जो बहुत हद तक गवर्नमेंट की लापरवाही जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम और आप। जैसे पब्लिक है, हमारे पब्लिक में हर कैटेगरी के लोग हैं, कुछ डंडा की बात समझते हैं, कुछ अपनी थिंकिंग से काम करते हैं, कुछ दोस्तों की बातों से फॉलो करते हैं। इस तरीके का हर एक कैटेगरी के हम जनता हैं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने झांकी उत्सव लाया, झांकी उत्सव क्यों लाया? क्योंकि उपचुनाव होने वाले थे भाई, वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती, प्रचार हो सकती थी, तो ये गवर्नमेंट के एक लापरवाही थी। फिर जब इलेक्शन का टाइम आया, गवर्नमेंट मैं रानी मैम आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ शायद डॉक्टर राजेश चौक से जुड़ गए। डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ सर। जी डॉक्टर साहब, आप नरसिंहपुर जिले में हैं। मैं हमारे सम्मानित दोनों डॉक्टर साहब से इसके बाद बात करूंगा। आप नरसिंहपुर जिले में, मैंने ये देखा कि आप 3-4 महीने लगातार बच्चों से दूर, जो गांव के लोग थे उनको फेस कर रहे थे, उनका टेस्ट भी करा रहे थे, इलाज भी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह जाती है? जो तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें क्या सावधानी रखी जाए? और आपके कुछ अनुभव आप बताइए, जो धरती के भगवान के रूप में आप लोग जिस तरीके से रात दिन सेवा करते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या किया जाना चाहिए जिससे ये महामारी पर नियंत्रण हो सके? जी उपाध्याय जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं एमडी हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन में जी, और 7 अप्रैल। जी हेलो, आप सुन पा रहे हो? बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। मैं डॉक्टर राजेश चौक से एमडी हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन में जी। और 7 अप्रैल 2020 से मैं नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा गाड़ावारा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ जी, एज ए मेडिकल ऑफिसर कोविड-19। जी, वहाँ पर मैं 7 क्वारंटाइन सेंटर और 3 कोविड सेंटर में वर्क कर चुका हूँ। जी, लगभग 16 से 17 हजार
कोविड टेस्ट में मदद कर चुका हूँ जी और पूरा क्षेत्र मैंने जी। पूरा सर्वे किया है, जी। घूमा है, कोविड पे काम कर रहा हूँ। जी तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें दो बातें बहुत आपने चूंकि कहा कि अनुभव के आधार पे कुछ जी बताऊं, जी और फिर आपने थोड़ा सा एक मेरी आत्मा की बात बोल दी कि बच्चों से दूर रहा। जी आपने कहा 3 महीने बच्चों से दूर जी रहा। जी आदरणीय उपाध्याय जी, 3 महीने नहीं, मैं 7 महीने अपने परिवार से दूर रहा। जी जी सिर्फ बाहर बैठ के उस परिवार को देखता था और दूसरी जगह नहा धो के अकेले में दूसरी जगह लेके रेंट पे और जी। वहां से चला जाता था। जी एक्चुअली सच्चाई से दिखती है जी ये बात। मार्केट में चलती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है। जी जब सरकार चाहती कोरोना निकालती, जब चाहती बंद कर देती। जी अगर ऐसा होता तो मैं उस कोविड में ही भीतर घुसा हूँ। जी। आरटीपीसीआर टेस्ट हम कर रहे हैं, आरएटी टेस्ट हम कर रहे हैं, जी लोगों के सिम्टम हम देख रहे हैं, जी। तो हम अपने परिवार से दूर क्यों रहते जी अगर ये फर्जी होता तो? जी तो सच्चाई ये है केवल कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेना चाहिए जी। कि कोरोना नाम की महामारी है, जी और जिसको ये पकड़ लेती है जी उसको जी अगर कहीं वो सावधानी से काम नहीं करता है तो कई लोग पैसे में भी बहुत नीचे उतर जाते हैं या जी। उनकी मृत्यु तक हो चुकी है। जी तो मेरा मतलब यही है कि तीसरी लहर की जो बात कर रहे हैं, जी। अगर अपन दूसरी लहर पे जाएं, एक्चुअली जी। क्या हुआ जी। जब पहली लहर आई थी, जी। अपन 2020 की बात करें, हाँ तो जब पहली लहर आई थी तो पहली लहर जब आई थी तो एक सर्दी जुकाम जैसा और किसी भी 10,000 के शहर में एक आध दो की मृत्यु हुई थी। जी जब ये दूसरी लहर आई जी। तो दूसरी लहर जब आई तो 10,000 के शहर में काफी लोगों को, जी। मतलब ये कहना चाहिए कि घर घर एक इफेक्ट आ गया कि हाँ कुछ है कोरोना। जी जी दोस्तों, अब जब तीसरी लहर आएगी हाँ तो निश्चित है वो उससे पावरफुल आएगी। जी आप समझिए, देखो पहली लहर जी। में कुछ नहीं था, दूसरी में इतना हुआ, तो जी। तीसरी लहर में जैसे अपन सुन रहे हैं बार बार जी नहीं, आपके अनुभव के आधार पर डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपके अनुभव के आधार पर? जी, इससे बचने के लिए 3 काम करना चाहिए। जी पहला काम, जी। सरकार को नियमित टेस्टिंग जारी रखना चाहिए। जी एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, आज हमने हमारे पास में नरसिंहपुर जिले में 1300 टेस्ट प्रतिदिन होते हैं, जी जिसमें से 120, 180 टेस्ट साईखेड़ा में होते हैं। जी तो जैसे कोई पॉजिटिव आया डॉक्टर साहब, जी तो वो कल हमें तुरंत पता चल जाएगा, जी तो हम उसको फॉलो करेंगे, उसका एफसीटी ले लेंगे। जी तो सबसे पहला काम तो ये सरकार को करना चाहिए कि टेस्ट बंद नहीं करना चाहिए, जी। टेस्ट कंटिन्यू करना। जी दूसरा काम व्यक्तियों का है, जी। व्यक्तियों को स्वयं स्वेच्छा से जाके जी। वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जी तीसरा काम भी व्यक्तियों का है जी। कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, साबुन से हाथ धोना। जी। अगर कोई दुकान पे पहले दूध लेने खड़ा है जी। या सब्जी लेने खड़ा है तो अपन थोड़ा 1 सेकंड बाद उससे ले लो, जरूरी नहीं कि हम उसके बाजू से खड़े हों। जी तो ये इसमें दोनों लोगों की जिम्मेदारी है, शासन जी। की भी जी। और व्यक्तियों की भी। जी शासन की, मैं चूंकि शासन का पार्ट हूँ इस वक्त, जी। तो मैं आपको बता दूं, जी। शासन तो अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास कर रहा है, जी लेकिन कुछ व्यक्ति जो हैं, जी। हर व्यक्ति को शासन इतना इस महामारी में इतना प्रयास नहीं कर सकता। व्यक्तियों को खुद इसमें आगे आना चाहिए, जी। थोड़ा खुद सावधानी रखना चाहिए। जी मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, हमारे साथ डॉक्टर विवेक राजौरिया जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब क्षमा चाहते हैं, देर से आप बैठे हुए हैं, मैं क्या लगता है आपको, चूंकि आपकी ओपीडी का टाइम है, मैंने निवेदन किया था आपसे कि सर थोड़ा सा समय, कम से कम देश के दर्शक ये जान सकें, आप लंबे समय तक कोरोना का इलाज करते रहे, लोगों का परिवार के साथ जुटे रहे, नेशनल अस्पताल में आपने हजारों केसेस देखे और हजारों लोगों को ठीक किया, क्या अनुभव कहता है आपका कि किस तरीके से हम अगर सावधानी रखें तो तीसरी लहर से बचा जा सकता है, आम आदमी क्या करे? डॉक्टर साहब। किशोर जी, धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ कुछ बोल सकूं। जी मैं पूरी तरह चौकसी से सहमत हूँ जी कि हमें समाज और सरकार को एक ही साथ लाकर कर वैक्सीनेशन को प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें ये मैसेज घर घर पहुंचाना पड़ेगा कि अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना है, लक्षण होने पर तुरंत टेस्ट कराना है, और टेस्ट में
और लक्षण होने पर, पॉजिटिव आने पर जितना जल्दी हो सके अर्ली आइसोलेशन, अर्ली ट्रीटमेंट, यही इसकी ट्रिक है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को रोक सकें। दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास अस्पताल नहीं है या हमारे पास बेड नहीं है। जब नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने बढ़ जाएं कि हमारे नंबर ऑफ बेड से ज्यादा बढ़ जाएं, तब क्रिटिकल पेशेंट्स भी बढ़ते हैं और उनको संभालना भी मुश्किल होता है। तो जब लॉकडाउन अब खुला है तो सावधानी से यदि हम चलेंगे और यदि किसी को कोविड होता भी है और उसको अगर टाइमली डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट दे दिया जाए, तो मुझे लगता है हम काफी नंबर ऑफ पेशेंट्स को बचा भी सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उसमें जो डॉक्टर साहब ने बात करी चौकसी जी ने, कि टेस्टिंग अभी नहीं रुकनी चाहिए, टेस्टिंग अभी जारी रहनी चाहिए और लक्षणों के आधार पे अर्ली टेस्टिंग, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो हम उन नंबर्स को रोक सकते हैं। वहीं समाज में जो इवन जो दुकानदार हैं उनसे भी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई अपनी लेवल पे भी वो अपना जितना स्ट्रिक्ट होकर के उसको फॉलो किया जाए, गाइडलाइंस को वो करवा सकें। जो जनता वहां जा रही है दुकानों पर, वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करे। ये अगर दोनों तरफ से अगर होगा तो उसको भी हम काफी हद तक संभाल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा डॉक्टर साहब, लॉकडाउन इस चीज का कोई परमानेंट आंसर नहीं है तो पब्लिक को ही जागरूक होना पड़ेगा, जिसमें सरकार का साथ अपने को चाहिए रहेगा। दूसरा डॉक्टर साहब, आपने चूंकि पहली लहर में भी आपने रात दिन काम किया, दूसरी लहर में भी काम किया, चूंकि डॉक्टर पीके पांडे जी से या पटेरिया जी से जब भी बात होती थी तो आप सुबह से आके रात तक पेशेंटों के बीच में रहते थे। इसको आपको ये जो महामारी आई है, इस महामारी में आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपने देखा कि विषम परिस्थिति में आने के बाद उनकी जान नहीं बच पाई। क्या करे हमारा पेशेंट, हमारे नागरिक, कि जिससे वो जान पर ना बने? अगर मान लीजिए प्रभावित भी होते हैं तो समय पे अस्पताल आने के बाद कैसे बचा जा सकता है? डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट शिशिर जी, हमने ये देखा था कि जिन लोगों का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिला उन लोगों को परेशानी कम हुई। जो लोग लेट हो गए ट्रीटमेंट पाने में या घर पे ही मतलब अनमॉनिटर्ड अगर उनकी चली दवाइयाँ, उस वजह से लोगों के क्रिटिकल होने के चांसेस ज्यादा रहे हैं। कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली बीमारी का ही असर इतना तेज रहा कि उसमें समय नहीं दिया, ये बात सत्य है, लेकिन ऐसे नंबर कम थे। ज्यादातर नंबर ऐसे थे कि अगर उनमें टाइमली इंटरवेंशन हो जाए तो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस टाइम से हो जाने से पेशेंट्स को काफी हद तक अपन मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी से बचा सकते हैं। दिक्कत वहां पर आती है जब नंबर ऑफ पेशेंट्स काफी बढ़ जाते हैं और आईसीयू बेड्स बड़े जल्दी फुल हो जाते हैं। जिन पेशेंट्स को आईसीयू में और ऑक्सीजन बेड्स पे लेकर के बचाया जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली कई बार उनको टाइम से नहीं आ पाने की वजह से भी उनको दिक्कतें आई हैं। जैसे कई बार इस बार सेकेंड वेव में जो हुआ कि बेड इतनी जल्दी फिलअप हो गए कि कितने ऐसे पेशेंट्स थे जिनको बेड नहीं मिल पा रहे थे, घर पे ही ऑक्सीजन लगा करके ट्रीटमेंट करना पड़ा, घर पे ही इंजेक्टेबल इवन लेकर के ट्रीटमेंट करना पड़ा। तो नंबर अगर रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे तो सभी को जरूरत पड़ने पे बेड्स मिल जाए और टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर उसको मैनेज किया जाएगा तो सभी की अपन मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक जो सेकंड वेव में हम लोगों ने अपने लेवल पे एक्सपीरियंस किया कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उन लोगों में इस बीमारी का असर काफी कम रहा। अगर उनको कोविड हुआ भी तो वो निमोनिया की तरफ नहीं गए और ना ही कोई क्रिटिकल स्टेट में गए, ऐसा हम लोगों का ऑब्जर्वेशन रहा। तो मुझे लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट खोलने के पहले, स्कूल कॉलेजेस खोलने के पहले अगर हमारा कोई ऐसा डिसीजन कर रही है सरकार, तो उसके पहले वहाँ के स्टाफ, वहाँ के बच्चे सभी का वैक्सीनेशन अगर है तो उसको पहले अपन करें, उसके बाद ही हम उन चीजों को खोलने के बारे में सोचें। उससे हम काफी बड़ी आबादी को कवर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब फिर से आऊंगा आपके पास। मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, पिछली लहर में और इस लहर में, पिछली लहर में आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रीटमेंट किया था और उसके बाद आप खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे और लगातार पेशेंटों के बीच में रह के रात दिन काम करने के बाद आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें क्या सावधानी रखें और किस तरीके से, चूंकि मंत्री जी भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग ये कार्यक्रम देखते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या किया जाए जिससे, और कुछ ऐसे अनुभव आप बताइए, क्योंकि आप जिलों में भी जाते हैं, आप शाजापुर जिले में सुजालपुर में आप जाकर कैंप लगा के आए हैं, आप भोपाल के आसपास बहुत सारी जगह आपने कैंप लगाए, तो क्या ऐसा आपने देखा है जो हमारे दर्शकों को शेयर कर सकते हैं? जी, इस जो दूसरी लहर थी वो बहुत ही खतरनाक थी,
और हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या जनता की तरफ से। ऑब्वियसली मतलब क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ी से आएगा। और किसी भी पैंडेमिक में, कोई भी महामारी होती है किसी भी देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा काम होता है जनता का। सरकार तो अपने लेवल पे काम करती है, अच्छा करना चाहती है, पर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो होती है वो जनता की होती है। जनता का बिहेवियर कैसा है, वो कितना साथ दे रही है इसको कंट्रोल करने में। तो इस बार इस लहर में हमने देखा कि काफ़ी मौतें हुई हैं, काफ़ी लोग कोरोना से अफेक्टेड हुए थे। इसमें सरकार ने, प्रशासन, शासन दोनों ने अच्छा काम किया, कोशिश की काफ़ी। जनता ने भी कोशिश की, पर क्योंकि तैयारी कम थी इसलिए मौतें ज़्यादा हुई। इस बार मैंने देखा था कि काफ़ी लोग जनता के बीच में इतने अच्छा काम किया लोगों ने मिलकर, NGOs हो, कई युवा लोग थे, उन्होंने ग्रुप्स बनाए और लोगों की मदद के लिए आए। एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए भी। हालांकि कुछ लोगों ने कालाबाजारी की, वो बहुत ही खराब बात है, पर लाखों लोगों ने आगे आकर लोगों की मदद की। तो मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि अब तीसरी लहर के लिए जो तैयारी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हमें वॉलंटियर्स पहले से ही तैयार करना है, जिनको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, और उसमें हम कुछ ट्रेनिंग देंगे ताकि वो हर स्थिति को वो जान पाएं और उसको हम टैकल कर पाएं। यही लोग। तो जैसे मुझे एक बहुत अच्छा एक आज ही भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम 56,000 जो अपना गांव है हमारे प्रदेश में, हर गांव में एक महिला और एक पुरुष कार्यकर्ता रहेगा, जो कि जिनको हम ट्रेनिंग देंगे कि फर्स्ट एड या कैसी पहचान करना है और कैसे हमको उनको पेशेंट्स को डॉक्टर्स के पास ले जाना है या PSC लेवल तक हॉस्पिटल में कैसे ले जाना है। तो एक बहुत अच्छी पहल है। ऐसी पहल दूसरे राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए। राजनीति करने के बजाय, भ्रम फैलाने के बजाय, इनको पॉजिटिविटी के साथ में लोगों के बीच में जाके उनकी मदद के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे ही वॉलंटियर्स की बात चल रही है, तो हमारे पास पूरे प्रदेश में कम से कम 25,000 जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, जो कि फर्स्ट एड या सर्वे या वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षित हैं। हम उनको अभी तुरंत उनसे मिलकर उनको मदद लेकर पूरी हमारी ये टोली जो है या हमारी फौज हम तैयार कर सकते हैं, जो कि आने वाली अगर ये तीसरी लहर में ये हमारे योद्धा होंगे। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे हमें ये बहुत तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग वैक्सीनेशन में भी मदद करेंगे। हमें इस वक्त घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि अब यूरोप में तीसरी लहर की आहट आ चुकी है, वहाँ पे लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, और वहाँ पर अगर आहट है तो हमारे देश में भी यह लहर आ सकती है। इसलिए हमें पहले से ही तैयारी करनी है, और वैक्सीनेशन एक ऐसी बात जो एक स्टेप है जिससे कि हम इस लहर को रोक सकते हैं या हम शिथिल कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन घर घर जाकर, उसमें हमें समाज के हर लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें सबको बढ़ चढ़कर आगे आके हमें खुद का वैक्सीनेशन करवाना है और दूसरे लोगों का भी वैक्सीनेशन करवाना है। टेस्ट जो होती है, कोरोना टेस्ट, हर व्यक्ति को जिसको भी लगता है थोड़ा सा बुखार है, खांसी है, तो उनको तुरंत अपनी जांच करवाना बहुत जरूरी है। आसपास के लोगों को भी सचेत रहना है। कोई अगर अपने आसपास किसी को खांसी है, बुखार है, तो उनको नोटिफाई करवाना है, किसी डॉक्टर को बोलना है या अस्पताल में जाके बोलना है कि यहाँ पे इस तरह का मरीज है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जैसे आपने देखा है युद्ध में, कहीं पे भी युद्ध होता है तो वहां पर सैनिक जो है बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं, और वहां के जो गांव के लोग होते हैं उनको घर में रहने के लिए बोला जाता है। उनके घर खिड़कियों पे काला पोता जाता है और उनको घर के पीछे की तरफ खड्डे खोदकर वहां पे कई बार उनको रहने को विवश करना पड़ता है। इसका मतलब युद्ध में जनता का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जनता की मौतें हो सकती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। मुझे लगता है कि सरकार, प्रशासन को भी और जनता को, सबको मिलकर हमें तैयारी करनी होगी। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ रानी ठाकुर जी हैं। रानी जी, चूंकि इसके बाद डॉक्टर शिवम जैन शामिल होंगे इस चर्चा में, आपको क्या लगता है कि
किन परिस्थितियों में हम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जनता ही इसको बढ़ाती है। इसके पहले मेले लगे, इसके पहले बहुत सारी ऐसी सार्वजनिक गतिविधियां हुई जिसमें इसको फैलने का अवसर मिल गया। क्या इस समय क्या ऐसा किया जाए जनता की तरफ से, चूंकि आप सामाजिक संगठन में काम करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं, इंश्योरेंस का काम करती हैं, आप लोगों के पास जाती हैं, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके? जी, सबसे पहले जैसे सर अभिजीत सर ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप बताए हैं कि हम लोगों को खुद वॉलंटरी आके बताना चाहिए। जैसे मेरा खुद का एक फेसबुक पेज है पैसा फैक्ट्री करके, मैं हर हफ्ते उस फेसबुक पेज पे आती हूँ। जैसे EFT है, जापानी लोग कैसे इमोशनली अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं, क्योंकि कोरोना जो होने पे सबसे ज़्यादा हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं हर हफ्ते उसमें आके बताती हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन भी बता रहे हैं अभी। तो सबसे ज़्यादा देखिए, पहले जब फर्स्ट राउंड में कोरोना था तो हम दूर दराज में सोचते थे कि उनके यहाँ ऐसा हो गया, लेकिन अभी हम और आप अपनों को खोए हैं। किसी न किसी के फैमिली के रिलेटिव कोरोना में उनकी डेथ हुई है। जो तीसरी लहर है जो बच्चों पे आएगा, वहां पे सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैं अगर 18 साल से बड़ी हूँ, 15 साल है, तो वो बच्चा बोल सकता है, लेकिन एक छोटा बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि मुझे बुखार आ रहा है, उसको तो खेलने में मस्त रहेगा और अचानक उसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि निमोनिया भी छोटे बच्चों को ज्यादा आती है। तो पेरेंट को सबसे ज्यादा अब एजुकेट होना चाहिए। पेरेंट को अपने ऊपर, अपने परिवार के साथ में कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह उठ के कुछ ऐसे समय लगाना चाहिए, किसी न किसी डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। गांव में जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया, हमारे यहाँ आशा कार्यकर्ता होते हैं, आंगनबाड़ी होती है, जो कि घर घर में उनकी कहानी पता होता है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी उसी लोकेलिटी के रहने वाले लोग होते हैं, उनको हर घर की कहानी पता होता है। तो उनको ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो घर घर जाके लोगों को समझा सके। गाँव में सरपंच लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि पहले राउंड में कोरोना बॉम्बे मेट्रो सिटी में आया, फिर भोपाल में आया, अब गांव-गांव तक भी पहुंच रहा है कोरोना। तो गांव-गांव तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक बार जब गांव में आ जाएगा, जैसे सिटी में कम फैमिली मेंबर होते हैं, लेकिन गांव में बड़ी फैमिली होती है, और एक सफर करेगा तो पूरी फैमिली सफर करेंगे। तो हमें जो सर अभिजीत सर ने बताया है, बहुत अच्छा सजेशन है, जो हम सबको पालन करना चाहिए और खुद एजुकेट हो और उसको नियम से पालन करें। और किसी, ये कोरोना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है अगर हमने लापरवाही इसमें बरती। तो मेरे हिसाब से जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो हमारे लिए ही हैं, जो गवर्नमेंट बोल रही है वो हमारे लिए है, और हमारी लाइफ खुद हमारे लिए है। तो हमें बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ में रहना चाहिए और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में अपने आप को केयर करना चाहिए। मेरी ओर से यही सजेशन होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी ठाकुर जी। मैं डॉक्टर राजेश चौकसे जी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए शहरी क्षेत्र का अनुभव डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी ने बताया, डॉक्टर विवेक पटेरिया जी ने, राजौरिया जी ने बताया, और शहरी क्षेत्र की बात और ग्रामीण क्षेत्र की बात कैसे समझा पाते हैं आप अपने पेशेंट को, मरीज को, कि इस ऐसा किया जाए तो इससे बचा जा सकता है? मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में काफी अंतर होता होगा। कुछ अनुभव आप हमारे दर्शकों को, देश के दर्शकों को शेयर करें। उपाध्याय जी, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अंतर होता है। देखिए, शहरी क्षेत्र के व्यक्ति को अगर हम बोलते हैं कि आपको दूर रहना है, ये कोरोना है, ये ऐसा है, शहरी क्षेत्र का पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बार में आपकी बात मान जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे आज हमने, आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो हमने 102 टेस्ट करे, अगर उसमें पॉजिटिव आएगा तो हम उसके यहाँ कल घर जाएंगे। भैया आप टेस्ट में पॉजिटिव हैं, आप परिवार से दूर रहें, दवाइयाँ खाएं और दूसरों से मिले जुले ना, फिर हम उनसे एफसीटी पूछेंगे, मतलब फर्स्ट कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। वो बोलता है नहीं साहब, मुझे तो कुछ हो ही नहीं। तो इस तरह की बात है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना को समझाना सबसे ज्यादा टिपिकल। इसीलिए अगर अपन देखेंगे तो शहरों क्षेत्र में कोरोना कंट्रोल जल्दी हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में देर में हुआ है। जबकि अगर आबादी के हिसाब से आप देखें कि शहरी क्षेत्र की जो आबादी है
उसके घनत्व के हिसाब से देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में देर में जी। कोरोना कंट्रोल हुआ, जी। क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक नहीं है, जी। वो इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं है जी। कि कोरोना कोई बीमारी है जी और हमें इससे दूर रहना। जी डॉक्टर साहब एक चीज जी दूसरी बात जी। डॉक्टर उपाध्याय जी, बस एक मिनट और। जी अभी जैसे अपनी बात चल रही थी, राजौरिया जी हैं, देशमुख जी हैं, रानी जी हैं, जी इसमें एक बहुत अच्छी बात निकल के आई। जी रानी जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगनी है, जी और जो अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इनका अपन सहयोग है। जी देशमुख जी ने भी अभी कहा कि जन स्वास्थ्य रक्षक का अपन सहयोग है। जी और इस दोनों बातों में एक बात आप क्लियर करिएगा जी कि कहीं ना कहीं हमारे पास में ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन कम है। जी ठीक है ना सर? जी, इसीलिए रानी जी कह रही हैं आशा का सहयोग लीजिए, देशमुख जी कह रहे हैं जन स्वास्थ्य रक्षक, तो कहीं ना कहीं हमारे पास मानव संसाधन कम है। जी तो सबसे पहली चीज सरकार को मानव संसाधन बढ़ाना चाहिए। जी दूसरी बात जी कि कोविड-19 जब शुरू हुआ था 2020 अप्रैल में, जी उस समय इस प्रदेश में अचानक लोगों ने कुछ डॉक्टरों ने, नर्सों ने नौकरियां छोड़ दी थी। जी उस समय कुछ राक्षस में काम करने वाले लोग आगे आए थे, जी जिनने एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए आयुष मेडिकल ऑफिसर, एज ए एनएम, एज ए फार्मासिस्ट, एज ए लैब टेक्नीशियन ज्वाइनिंग किया था, और वो कंटिन्यू है अभी 1 साल, क्योंकि अभी ट्रेंड हो चुके हैं उसमें। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आपको डॉक्टर साहब, बोलिए। जी जी, क्योंकि 1 साल से ये कोरोना में काम कर रही है पूरी टीम, केवल कोरोना के लिए जी। ये ट्रेंड हो चुकी है। जी। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार तक आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं जी। कि कोरोना के लिए स्पेशल कैडर बना के इन सभी लोगों की सेवाएं निरंतर जारी रखी जाएं, जी क्योंकि ये एक एक चीज को समझ चुके हैं। मतलब जी। जहाँ पास आदमी आता है ना, जी। आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं। जी जी उपाध्याय जी, जी कोविड पेशेंट सबसे पहले साईखेड़ा में जी। जब मेरी पोस्टिंग हुई, एक लड़की आई जी। और कुछ नहीं करा उसने, केवल सामने जवाब देते देते जी। वो बैठ गई नीचे। जी एजुकेटेड लड़की थी वो, जी बस उतने में मुझे क्लिक हुआ कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि जी। कोरोना में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती जी है। उस समय हमारे यहाँ आरटीपीसीआर आरटी नहीं होता था, जी ट्रू नाट से होता था। उसका जी। ट्रू नाट से सैंपल लिया, ट्रू नाट से रात को 8 बजे सैंपल लिया, जी। मॉर्निंग में रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव। जी तो कहने का मतलब अपने पास में मानव संसाधन की कमी है, जी। लेकिन जो ऑलरेडी मानव संसाधन कोविड में काम कर रहा है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। जी तो बेहतर ये है कि अपन उस संसाधन का ही उपयोग अधिकतम करें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जी। आपकी अपील। दूसरी चीज, डॉक्टर जी साहब, जी दूसरी चीज, राजौरिया जी ने आपके सामने कहा कि टेस्टिंग जिसकी जल्दी हो गई, जी। वो जो जल्दी आ गया, जी। वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। जी तो टेस्टिंग भी हमेशा जारी रखी जाए और वैक्सीनेशन भी जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम फिर से आएंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर शिवम जैन जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी। मैं डॉक्टर विवेक राजौरिया जी के पास आऊं उसके पहले जैन साहब, आपने चूंकि डेंटिस्टों का भी मुझे पता है, पिछले जब सीजन था, ये कोरोना का पहला सीजन था, उसके बाद दूसरे सीजन में सरकार ने आप लोगों की भी ड्यूटी लगा दी थी, आप लोगों को भी बैठना रहता था, आप लोगों को भी पेशेंट देखना रहता था। और उसके बाद आज जब ज्यादातर लोग आपके पास आते हैं, चेक कराने आते हैं अपने आप को, क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है कि ये फैले ना, और फैलने के साथ साथ इसमें सावधानी क्या ऐसी रखी जाए ताकि कोरोना के प्रथम दृष्टया ही लक्षण पता चल जाए? सबसे जरूरी इसमें चीज़ होती है कि लोगों की जो अवेयरनेस जी। है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जी यदि आपको सर्दी, खांसी या बुखार या कोई सा भी बेसिक सिम्टम जी। जैसे मतलब स्मेल का चले जाना, जी। कुछ भी ऐसा लगता है, जी। तो लोग अपने आप यदि अवेयर रहेंगे जी। तो वो अपने आप से क्वारंटीन जी। होके और बाहर के रोजमर्रा के काम छोड़ के जी। और घर पे क्वारंटीन करेंगे, जी। जिसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि वो लोगों के बीच में नहीं आएंगे संपर्क में, जी। और ये फैलने की स्थिति नहीं होगी। जी सबसे बिल्कुल। बड़ी चीज। जी और इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं चूंकि राजौरिया जी के पास जाऊं उसके पहले, आपने इस दौरान क्या ऐसी चीजें अनुभव की, आपके चूंकि 2 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं, क्या ऐसा आपने अनुभव किया कि इस तरीके के जो पेशेंट हमारे साथ आते हैं, उन पेशेंटों को, चूंकि एक पेशेंट अगर होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट तो है, उसे खुद पता नहीं है और वो सैकड़ों लोगों को फैला देता है, तो इसमें क्या सावधानी रखना चाहिए उसको? सर देखिए, सबसे जरूरी चीज तो है मास्क। जी। यदि
आप मास्क का यूज करेंगे जी। तो वैसे ही चेन को आप तोड़ने में बहुत हद तक सक्षम हो जाएंगे। जी। दूसरी बात रही कि अपने को अननेसेसरी जो प्लेसेस में जो जाना होता है, जी। अपन अभी जितना कम से कम मूवमेंट कर सके जी। उतना कम मूवमेंट रहेगा अपना तो और अच्छा रहेगा। जी। अपन जहाँ जरूरी काम है जी। केवल उन्हीं को अभी प्रायोरिटी के साथ ले, जी। और जहाँ अपन बिना किए मतलब अपन जहाँ जरूरी चीजें नहीं है जो, तो जी। उसको कुछ समय के लिए अवॉइड कर लें जी। तो इस चेन में बहुत बड़ा हेल्प होगा इससे। बिल्कुल। मैं डॉक्टर विवेक राजौरिया जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, अभी आपने रानी ठाकुर की बात सुनी, डॉक्टर राजेश चौकसे जी की बात सुनी। क्या इन परिस्थितियों में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, दिखाने आपको आए, आपने सलाह दी कि सावधानी रखें और वो उसको फैलाते हुए घूमते हैं, तो ऐसे लोगों से आपकी क्या अपील हो सकती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी सावधानी रखे तो ये जो आपने एक कारण बताया था, मैं डॉक्टर पी के पांडे जी से जब बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग चाहते हैं कि बेड मिले लेकिन बेड नहीं मिल पाता। आपसे भी सैकड़ों लोगों ने आग्रह किया होगा और उनको बेड नहीं मिल पाता क्योंकि ऐसी पीक पर थी महामारी। तो क्या ऐसा किया जाए कि बेड की नौबत ही ना आए? सबसे बड़ी बात शिष्य जी, जो पिछली बार था कि जैसे ही लोगों को लक्षण आते थे, इवन अगर कोविड पॉजिटिव होते भी थे जी, तो कई बार वो अपने लक्षण को इग्नोर करते हैं, टेस्ट कराने में लेट करते हैं और तब तक वो सभी घर के सभी लोगों के साथ और बाहर भी दूसरे लोगों के साथ मिंगल होते रहते हैं जी। तो जब तक वो अपने लक्षणों को जल्दी पहचान करके खुद को आइसोलेट ना कर लें, एटलीस्ट जब तक टेस्ट नहीं हो रहा है जी, तब तक वो सभी के लिए खतरा बने रहते हैं। और वो जब तक ये चीज को समझ पाते थे या टालते थे तब तक वो पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर देते थे जी। हमने कई परिवार ऐसे देखे जिसमें 8 या 10 लोग मेंबर थे और धीरे धीरे करके सब इन्फेक्ट होते चले गए, उनमें से 1 या 2 सिक भी हो जाते थे जी। अब भगवान कुछ लोगों की तो इम्यूनिटी ऐसी रखता था कि ठीक है भाई उनको ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन उसी परिवार में 2 या 3 ऐसे हुए जो सिक होते चले गए और उनको बेड नहीं मिल पाए, दवाइयां नहीं मिल पाई, जो भी हुआ कारण लेट हो गए आने में, तो उस वजह से वो काफी क्रिटिकल होते चले गए जी। तो इसलिए ये मेरी अपील है सभी से कि लक्षणों को जल्दी पहचान करके जल्दी आइसोलेट हो जाएं, अलग हो जाएं घर परिवार से जी। आइसोलेशन से आप दूसरों को फैलाने से बचा सकते हैं जी जी। डॉक्टर साहब, जैसा डॉक्टर शुभम जैन जी ने कहा और आप भी चूंकि लोगों से ये अपील करते रहते हैं, अभी डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी ने और डॉक्टर राजेश चौकसे जी ने भी ये बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरीके के जो आयोजन होते हैं और आयोजनों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ती है, तो क्या हमारे चूंकि सरकार के नुमाइंदे भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, आज उसमें बहुत सारे सरकारी अधिकारी हमारे साथ शामिल भी हैं, डॉक्टर राजेश चौकसे भी उसमें शामिल हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए? आप हमारे दर्शकों को सुझाव भी दें और सरकार भी उन सुझावों पर अमल करती है कि क्या ऐसा करें कि तीसरी लहर को कम से कम कर दिया जाए, क्योंकि बहुत मौतें हो चुकी हैं, बहुत नुकसान हो चुका है मानवता का। पहली बात तो ऐसे आयोजन अगर चल सकते हैं तो इन्हें टाल देना चाहिए। अगर किसी वजह से इन्हें करना भी पड़ रहा है तो ओपन स्पेस इज बेटर देन क्लोज स्पेस। ओपन स्पेस में विद सोशल डिस्टेंसिंग वो हो जी। और मुझे लगता है जहाँ पर भी ऐसे आयोजन हो रहे हैं, जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हो रही है जी, वहाँ पर आदमी का मास्क निकाल करके खाना खाना उचित नहीं है जी। वो मास्क निकाल के खाना खाएगा, वो सबसे डेंजरस टाइम होता है वायरस के एंटर करने का जी, क्योंकि खाना खाते समय उसको मास्क नीचे करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी गैदरिंग हुई और वहाँ पे आप सामूहिक भोज को करवा रहे हो तो ये तो वही बात हो गई जो मतलब यूजलेस है। इसी बात से मुझे एक चीज और समझ में आती है कि जो फ्लाइट में ट्रेवल होता है, आप वैसे पूरा पीपी किट पहनवाते हैं, मास्क पहनवाते हैं, और जब सारी पब्लिक एक साथ फ्लाइट में बैठ गई तब आप उसको स्नैक्स वहाँ पे सर्व कर रहे हो, तो आप सब मास्क निकाल लो और स्नैक्स खा लो जी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे डिस्कस करके इनको और अगर टाइट किया जाए तो हम कुछ चीजों को और कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं जी। इन आयोजनों में जाना अवॉइड हो सके, कोई आयोजन ऑनलाइन अगर हो सकते हैं तो उनको वैसे कर लिया जाए। अगर वहाँ जाना ही हो रहा है तो ओपन स्पेस में हो जी। और वहाँ पे भोज खाने पीने की चीजों को जितना हो सके अवॉइड किया जाए। बिल्कुल जी।
बहुत अच्छा सुझाव दिया डॉक्टर साहब आपने। ये बिल्कुल सच्चाई है कि सार्वजनिक स्थलों पर सबसे ज़्यादा खाने पीने से ही, और खासकर फ्लाइट में जो आपने बताया, हम फेस शील्ड लगाए रहते हैं, मास्क लगाए रहते हैं, और उसके बाद जो सर्व किया जाता है उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ की सुरक्षा और कहाँ की सावधानी। एक और आखिरी सवाल आपके पास, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो महामारियां आती हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, आयुर्वेद के काढ़े की बात करते हैं और एलोपैथी की बात करते हैं, जो हमारे इन धरती के भगवान, आप लोगों ने जो काम किया है, रात दिन एक किया है, उससे बचत बहुत हुई है। लेकिन एक चीज और कहीं आती है कि क्या ऐसी उनको रोका जा सकता था? क्योंकि जो परिस्थिति बनी है, सरकार तो शामिल है, आप सामाजिक संगठन और जो हमारा खुद का दायित्व है, जो पेशेंट है, वो पेशेंट भी लापरवाही कर जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उसको थोड़ा सा कुछ हुआ, उसने कहा कोई बात नहीं, और मैंने ऐसा सैकड़ों लोगों से सुना कि थोड़ी सी कोई बात नहीं कह के और बाद में जान पर बनाई। सबसे बड़ी बात शिशिर भैया इसमें यही रही थी, शिशिर जी की अपने लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी कि हमको तो कोरोना हो नहीं सकता जी। सेकेंड वेव का एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये था, जो खासतौर से पेरिफेरी में, जो शहरों में तो फिर भी लोग देख चुके थे कि हाँ भाई कोरोना जैसी कोई चीज होती है जी। गाँव में, पेरिफेरी में इस बार जो एटीट्यूड था लोगों का वो ये था कि भाई इधर हमारी तरफ कोरोना नहीं होता है, हम सब कर सकते हैं। उन्होंने शादियां भी की, मेले भी किए, तो जब हो भी गया तो वो टाइफाइड मान के टाइफाइड का ट्रीटमेंट करते रहे जी। तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। इस बीमारी से लड़ोगे तभी जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, जल्दी डायग्नोज कर लोगे, जल्दी ट्रीटमेंट ले लोगे जी। क्योंकि इसका एक फेज रहता है बीमारी का। अगर हम आज आइसोलेट होकर के डायग्नोज कर लें उस बीमारी को, पेशेंट को, तो हमें पता है कि इसके अगले आने वाले 10-15 दिन थोड़े गड़बड़ हैं। अगर वो ठीक से निकल गए तो वो सेफ हो जाता है जी। तो हमें पता रहता है कि भाई ये पेशेंट का समय ठीक निकल गया और ये ठीक हो गया और हमने इसको आइसोलेट भी कर लिया, तो कम्युनिटी में फैलने से हमने उसको जितना हो सका संभव कर पाए, हम रोक पाए उसको जी। तो इस तरीके से ही उसको जागरूक बना करके, इसी तरीके से जो पब्लिक गैदरिंग अगर कहीं हो रही है तो वहाँ पे मास टेस्टिंग भी साथ में की जा सकती है। ट्रैवल पॉइंट पे जहाँ पर पेशेंट लोग आ रहे हैं ट्रैवल करके बाहर से, वहाँ पे मास टेस्टिंग की जा सकती है। तो वहाँ पे भी आप मास टेस्टिंग करके पेशेंट्स को अर्ली आइसोलेट कर सकते हो, अर्ली डायग्नोज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी के पास आना चाहता हूं। अभिजीत जी, जैसा डॉक्टर विवेक राजौरिया जी ने कहा, डॉक्टर विवेक राजौरिया जी ने कम से कम इन 2 सालों में 10,000 से ज्यादा पेशेंट देखे और इलाज किया। आपने भी 20-25 हजार पेशेंटों को देखा और उनका इलाज किया। क्या इसमें आप क्या ऐसा पाते हैं कि कुछ पेशेंट जानबूझ के मौत के मुंह में की तरफ चले जाते हैं लापरवाही के कारण, और कुछ उनके परिवार को भी मौत के मुंह में धकेल देते हैं? बिल्कुल, इस बार मैंने काफ़ी लोगों के बीच में देखा कि उनको सिम्टम्स थे, खांसी है, बुखार है, पर उनके पास बहाना था कि नहीं मैंने कल कुछ ठंडा खा लिया था, ठंडा पी लिया था, कहीं न कहीं कारण थे, पर ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये जो लक्षण है मुझे कोरोना के कारण हो सकते हैं, तो मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे कई लोग थे, लाखों लोग थे जो इस तरह से बिहेवियर कर रहे थे, और यही घातक हुआ। वो लोग ना टेस्टिंग करवाई, ना किसी डॉक्टर को दिखाया, और अपने घर में ट्रीटमेंट करवाते रहे। तो यही इन्हीं में से पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में सीरियस होके गए और कई लोगों की मृत्यु हुई। तो ये लापरवाही हमारी खुद जनता की तरफ से थी, और ये लापरवाही अब नहीं होना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि हम तब से बात कर रहे हैं कि बच्चों पे कितना खतरा है। आपने दूसरे लहर में भी देखा है कि आखिरी में बच्चों में भी कोरोना पाया गया, और ये काफ़ी सीरियस भी हुए बच्चे, कई लोग बच्चों की मृत्यु भी हुई। बच्चे लोग अभी भी घरों के अंदर है। तो ये इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है? हम ही लोग, परिवार के लोग। तो अगर बच्चों को अगर बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है, तो सबसे पहले परिवार के लोगों को अपने आप को वैक्सीनेट करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप घर में जब जाते हैं तो मास्क हटा देते हैं, तो मास्क हटाने के बाद अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो ये इन्फेक्शन बच्चों में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप घर में, घर के परिवार के लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। ये एक मेरा संदेश है, और मैं आपको आग्रह करता हूं कि इस चीज़ को आप मानें और बच्चों को बचाइए। जी बिल्कुल।
डॉक्टर साहब ये बच्चों को बचाने के साथ साथ जो आपने जिम्मेदारी दी है कि उसके पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और पेरेंट्स अगर वैक्सीनेशन कराता है और वो घर में मास्क की वाली जो बात कही, मैंने ये अक्सर देखा है कि मैं बाहर रहता हूं और घर पहुंचा और मास्क एक तरफ पटका और उसके बाद मुझे लगता है कि अरे कुछ नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है। तो ये जो नेचर आ गया है, स्वभाव आ गया है, लोगों का बन गया है कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, जैसा डॉक्टर राजौरिया जी ने कहा कि लोगों को अरे मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, और बाद में पता लगा ऐसी परिस्थिति बनी। तो इसके लिए सामाजिक संगठन, क्योंकि आपने 56,000 गांव में अपनी टीम भेजी है, आप खुद लोगों को अवेयर कर रहे हैं टीका लगाने के लिए, क्या और सामाजिक संगठनों को भी उतरना चाहिए? लायंस है, लियो है, रोटरी है, दूसरे 10 तरीके, रेड क्रॉस है, लेकिन किसी का कहीं पता नहीं है। क्या ये ऐसे सामाजिक संगठन सिर्फ टाई पहन के सिर्फ बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये खड़े होने के लिए होते हैं, या ऐसी महामारी जहां मानवीय सभ्यता खत्म होने की कगार पर है, ऐसे संगठनों को सामने आना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स में आपने, जैसे मैंने बताया था कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता, चाहे वो उसमें डॉक्टर्स भी हैं बहुत सारे, ऐसे ही आरएसएस के स्वयंसेवक, उनकी टोलियां पूरे गांव-गांव घूमी हैं। तो मेरा ये, और जैसे आरोग्य भारती के भी कार्यकर्ता, उन्होंने भी पूरे प्रदेश में जाकर, गांव-गांव जाकर, बस्तियों में जाकर काम किया है। तो मेरा ये कहना कि हर राजनीतिक दलों से, या जो आपने नाम लिए थे जो संगठन है, एनजीओज हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। ये अभी ये वक्त हमारा भ्रम फैलाने का नहीं है, राजनीति करने का वक्त नहीं है। सबको मिलकर आकर इस तरह के सेवा कार्य करना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है यही सेवा कार्य हमारे देश को, हमारे देश की जनता को बचाएगी कोरोना से। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर राजेश चौकसे जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने बातें सुनी डॉक्टर विवेक राजौरिया जी की, डॉक्टर जैन की और डॉक्टर देशमुख जी की। क्या लगता है आपको कि इन परिस्थितियों में, क्योंकि आप गवर्नमेंट की बॉडी से जुड़े हुए हैं, यहाँ जो 3 दूसरे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये अपने लेवल पर सामाजिक क्षेत्र में रात दिन एक कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो आपने अभी कहा, आपकी बातों से समझ में आया कि जो अभी मानव रिसोर्सेज हैं वो सरकार के पास कम है, संसाधन कम है, और इसमें निजी सेक्टर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो सरकारों को निजी सेक्टर का, क्योंकि जिस तरीके से उसका साथ लेना चाहिए, बराबर पे खड़े करना चाहिए, क्योंकि निजी सेक्टर के बारे में ऐसा कहा जाता है, मैं इसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि लूट मचा रखी है, जबकि सरकारी सिस्टम में अगर व्यवस्था नहीं है, सरकारी सिस्टम इंतजाम नहीं कर पाता है, तभी लोग निजी सेक्टर की तरफ जाते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही उपाध्याय जी। एक्चुअली समस्या ये है कि इस समय जो महामारी थी जी, इसका आकलन सरकार को भी नहीं था कि एकदम से इतना पीक आएगा जी, बहुत हाईएस्ट पीक आया था जी। मुझे लगता है अगर सरकार को इस बात का आकलन होता जी, तो पहले से तैयारी होती। दूसरी चीज, आप जो लूट की बात कर रहे हैं, तो ये सच है कि पेपर में, व्हाट्सएप में, टीवी पे हमने सुना है कई जगह डुप्लीकेट रेमडेसिविर बिके, तो कई जगह कुछ हुआ, लेकिन ऐसे 1-2% प्रकरण हो सकते हैं जी। 90%, 95% डॉक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, पूरी ईमानदारी से काम करा है। हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, छोटा से छोटा एएनएम से लेके वो बीएमओ तक, जो डॉक्टर्स हैं, एएनएम है, मतलब एक एक व्यक्ति ने 4-4 आदमी का काम किया है जी। जी, तो ऐसा नहीं है कि अगर अपन काम नहीं करना चाहते तो प्राइवेट वाले का जो आप बदनामी का बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, सब बदनाम नहीं होते हैं, और ना सब ऐसा वो रहता है कि सारे लोग बेईमान हैं। बस सरकार को रिसोर्स बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी बेड हैं उन सबको ऑक्सीजन से कनेक्टेड कर देना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देना चाहिए। अपना हर जगह, हर सीएससी पे कम से कम 1 वेंटिलेटर जरूर होना चाहिए। हेलो जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब, सुन रहा हूँ। जी उपाध्याय जी, हर सीएससी पे कम से कम 1 वेंटिलेटर जरूर हो, वेंटिलेटर का एक टेक्नीशियन वहां पर हो, हर गांव में, हर आशा के पास में एक पल्स ऑक्सीमीटर हो, और कम से कम ज्यादा नहीं तो जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पे 2, 4, 5 ऑक्सीजन के सिलेंडर हमेशा उपस्थित रहें। बिल्कुल, चलिए सरकार के पास आपका सुझाव रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर शुभम जैन हैं, हम चूंकि कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ रहे हैं। डॉक्टर जैन, आपने अभी जो बातें बताई, हमारे तीनों सम्मानीय डॉक्टरों की बातें सुनी आपने। इसके पहले रानी ठाकुर थी जो जनता की आवाज बन के आई थी हमारे साथ।
क्या लगता है आपको कि इन सब के धरती के भगवान हमने कार्यक्रम का नाम दिया था, और धरती के भगवान के रूप में हमने जो देखा है, चाहे डॉक्टर विवेक राजौरिया जी को देखें, ये परिवार के साथ, पत्नी के साथ लगातार महीनों अस्पताल में रह के रात दिन काम करते रहे, घर परिवार नहीं देखा। डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी को देखा हमने, डॉक्टर राजेश चौकसे जी ने बताया सरकारी ऑफिसर हैं, उसके बाद 7 महीने अपने बच्चों से, अपने माँ से दूर रहे, परिवार से दूर रहे। तो क्या लगता है कि ये जो समर्पण है, इससे हम ये जंग जीत जाएंगे? सर, समर्पण से ही जंग जीती जा सकती है जी। और कोई तरीका नहीं है जी। यदि एक डॉक्टर बोले कि मैं किसी मरीज का इलाज नहीं करूंगा, तो उसका इलाज करेगा कौन? जी। यदि हम इस मुश्किल घड़ी में सबका साथ एक साथ नहीं रहेगा, सब डॉक्टरों का, एएनएम, जीएनएम, जितने भी हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ हैं, यदि ये सब आपस में जुड़ के अभी तक काम नहीं किया होता इन्होंने, तो अभी देश की दशा कुछ और होती। जी बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, जितना हो सकता है डॉक्टरों से वो कर रहे हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो घर नहीं जाते, एक अलग से होटल्स में रूम लेके रहते हैं। आप ये देखिए कि उनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, वो अपने घर को छोड़ के केवल और केवल सेवा भावना से ही देश की सेवा में लगे हुए हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हमारे सामने ये उदाहरण के तौर पे बैठे हुए हैं डॉक्टर विवेक राजौरिया जी, डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, डॉक्टर राजेश चौकसे जी और डॉक्टर शुभम जैन जी, जिन्होंने समाज को और मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए रात दिन एक किया है। और उसमें नेशनल अस्पताल में डॉक्टर विवेक राजौरिया जी ने जिस तरीके से काम किया परिवार के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों की प्रेरणा तो बनता है। डॉक्टर अभिजीत देशमुख गाँव-गाँव जाके जिस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे थे, जिस तरीके से टीकाकरण की बात कर रहे थे, डॉक्टर राजेश चौकसे जी ने जो बताया कि किस तरीके से वो संघर्ष करके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के रिपोर्ट हमारे जो मरीज हैं उनको समझा पाना बड़ा टिपिकल होता है। उनको समझा के वो कहते हैं कच्छू नहीं भाव हमें, तो जो स्थिति ऐसी बताते हैं, जैसा विवेक सर ने कहा, जैसा अभिजीत सर ने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है और धरती के भगवान अगर साथ में है तो इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। और तीसरी लहर भी मानवीय सभ्यता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर सब सचेत रहें। तो हम इस चर्चा में भाग ले रहे थे, इसमें हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नेशनल अस्पताल में एमडी मेडिसिन डॉक्टर विवेक राजौरिया जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नरसिंहपुर जिले से डॉक्टर राजेश चौकसे जी, जो होम्योपैथी से डॉक्टर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर शुभम जैन डेंटिस्ट हैं भोपाल में और लगातार काम कर रहे हैं, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज ये अपील करना चाहता है कि मास्क बहुत जरूरी है, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।